हेलो इंजीनियर साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गुरु में। ये यूट्यूब चैनल दोस्तों इसलिए बनाया गया है क्योंकि यूपीपीएससी एई का सलूशन किसी कोचिंग ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है मैकेनिकल ब्रांच का। हम मैकेनिकल वालों को ऐसा लग रहा है कि सारी कोचिंगें ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन हमारे मैकेनिकल के भाई बंधु जिस कंपटीशन को फेस कर रहे हैं वो किसी भी ब्रांच में आज के ज़माने में वैसा कंपटीशन नहीं है। तो इस चैनल को बनाने का बेसिकली जो हमारा पर्पज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम का सलूशन, एग्ज़ाम सलूशन, उसका डिस्कशन, कट ऑफ की एनालिसिस, कट ऑफ की एनालिसिस और उससे रिगार्डिंग अपडेट सब एक जगह हमारे मैकेनिकल के साथियों को मिल जाए, इसलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है। दोस्तों इस चैनल को आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा, तभी ये चैनल ग्रो करेगा। और ये बात समझ लीजिए कि इस लेक्चर में हम लोग अभी यूपीपीएससी एई का जो अभी पेपर हुआ है 29 सितंबर को उसको डिस्कस करेंगे। और इस पेपर में मैंने देखा है कि ये एक मॉडरेट लेवल का पेपर था, और मॉडरेट पेपर में दोस्तों 50 से 60% अगर आपने स्कोर किया है तो मान के चलिए कि आपका एक अच्छा चांस बनता है इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। अगर ये इजी पेपर होता तो इसमें 60 से 70% चाहिए होता है इंटरव्यू करने के लिए। बाकी अभी ये वैकेंसी कोर्ट में है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। माननीय कोर्ट इसके बारे में जैसा फैसला देगा, आयोग उसको वैसे फॉलो करने के लिए बाध्य होगा। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं कि क्या निर्णय आता है उसके बेस पे। अब ये हाई कोर्ट का मामला है, डबल बेंच के पास है। अभी आयोग इसमें देखेगा कि क्या कर सकते हैं। अगर आयोग रिवाइज रिजल्ट निकालता है तो हो सकता है कि आपका प्री का रिवाइज अगर रिजल्ट निकालता है तो हो सकता है कि मेंस फिर से कराए, और मेंस फिर से कराएगा तो हो सकता है कि जो बच्चे ऐड हुए हैं उनको फिर से लिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि जो बच्चे अभी मेंस इस बार का दे दिए हों और प्लस जो एक्स्ट्रा ऐड होंगे उनका भी पेपर कराया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कंबाइन हो सकता है, कंबाइन हो। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मैंने इस पूरे यूपीपीएससी एई के पेपर को 4 पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश किया है। तो अभी पार्ट 1 में ला रहा हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण मैं 25-25 क्वेश्चन 4 पार्ट में, पार्ट 1 रहेगा 26 से लेके 50 तक, फिर पार्ट 2 रहेगा आपका 51 से लेके 75 तक, फिर पार्ट 3 आपका हो जाएगा 76 से लेके 100 तक, फिर पार्ट 4 आपका आएगा 101 से लेके 125 तक। इसमें आप लोग मिला लीजिएगा और डिटेल सोल्यूशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाली ऑप्शन बताएंगे, डिटेल सोल्यूशन बताएंगे ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट का भी आपके अंदर डाउट हो रहा हो तो वो कॉन्सेप्ट भी उसी साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग उसे बिना समय को वेस्ट करते सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे और देखते हैं कि आयोग का पेपर कैसा था, और बाद में इसके एनालिसिस भी जब चारों पार्ट हो जाएगा तो एक कट ऑफ के लिए भी वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आप लोग। इसमें पूछा था कि एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो हमको पता है कि K इजिकल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए डेल्टा टी इंटू एल, और ये निगेटिव होता है क्योंकि वो हीट फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव करने के लिए। अब सीधा इसकी यूनिट रख देते हैं। क्यू की यूनिट वाट होती है, एल आपका मीटर हो जाएगा, ए आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा टी आपका केल्विन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा आएगा वाट पर मीटर केल्विन। तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो अगर हम एक पीवी डायग्राम ड्रा करते हैं तो इन दोनों देखिए, ये आपका P1 है, ये आपका P2 है। तो P2 इज़ ग्रेटर देन P1 है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें इसकी बात करें, ये आपका अगर HFG1 है, HFG2 है और ये आपका HFG1 है, तो HFG2 आपका लेस हो जाएगा HFG1 से। तो हम कह सकते हैं कि जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वार्म सैचुरेटेड एयर इज कूल्ड। तो बात कर रहा है वार्म सैचुरेटेड एयर की।
तो इसका हम एक साइकोमेट्रिक चार्ट बनाते हैं। अब वार्म सैचुरेटेड एयर है तो हम इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर इस लाइन पे हम एयर को कूल कर रहे हैं, इधर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा ओमेगा कम हो रहा है। ओमेगा कम हो रहा है मतलब कि हमारा मॉइस्चर जो है कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। लेकिन ये इसी लाइन पे हो रहा है तो हमारा आर एच क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है तो आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है ये डिक्रीज करेगा। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें सीधे कह रहा है कि ए ऑप्शन, एक्सेसिव मॉइस्चर कंडेंसर बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ए ऑप्शन इसका सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है कि पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइप विल बी मैक्सिमम व्हेन द हीट लोड ड्यू टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो ये सिंपल हम लोग जानते हैं एच इजिकल टू एच एफ बाई 3 होता है, या इसको लिखते हैं एच एफ इजिकल टू एच बाई 3। ये डेरिवेशन है और ये डिफ्रेंशिएट करने पे आता है। तो अगर आप कहेंगे तो उसका डेरिवेशन हम एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे। अभी के लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि पावर कब मैक्सिमम होता है, जब फ्रिक्शनल हेड जो लॉस होता है वो टोटल अवेलेबल हेड के 1/3 हो जाए, तब पावर मैक्सिमम होता है। 2/3 पावर मिलता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका 66.67% हो जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द रेशियो ऑफ यूजफुल हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। तो हम सीधे जानते हैं कि बॉयलर एफिशिएंसी नहीं हो सकता, कंडेंसर एफिशिएंसी नहीं हो सकता, वैक्यूम एफिशिएंसी नहीं हो सकता, सीधा नोजल में हीट ड्रॉप होता है। नोजल में हीट ड्रॉप होता है, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एच डिक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और आइसेंट्रोपिक और एक्चुअल हीट ड्रॉप में हम देखते हैं तो नोजल एफिशिएंसी मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। इसमें कह रहा है कि फॉर टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स विद इमिसिविटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 द इंटरचेंज व्यू फैक्टर फॉर ग्रे बॉडीज फ्रॉम सरफेस E1 टू सरफेस 2 इज गिवन बाई। तो हम लोग सिंपल जानते हैं कि व्यू फैक्टर क्या होता है, 1/E1 प्लस 1/E2 माइनस 1 का इन्वर्स, ये आपका व्यू फैक्टर होता है F12। तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 E2 डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 माइनस 1, या सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस 1। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है द मास ऑफ कार्बन पर केजी ऑफ फ्लू गैस इज गिवन बाई। तो सिंपल हम करते हैं, सी को बनाते हैं CO2, हम वो इक्वेशन लिखते हैं C प्लस O2 CO2। तो ये 14 ग्राम और ये 44, तो 14/44, ये 12 होता है, सॉरी माफ़ करिएगा, हम इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। अगर देखा जाए तो C प्लस O2 गिव्स CO2, तो ये आपका 12 ग्राम, ये 44 ग्राम, तो 12 डिवाइडेड बाई 44 हो जाएगा 1 kg के लिए। तो 4 3 12 और 4 ग्राम 44, 3/11। तो 3/11 एक यहाँ पे है। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका C प्लस O2 C प्लस O, हम C प्लस O, ये CO हो गया, ये आपका हो गया 28 और ये 12। तो 1 ग्राम C 1 kg CO के लिए क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 28, तो 4 3 12, 4 7 23, 3/7। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब आता है सोलर सेल इज बेसिकली। तो हम जानते हैं कि सोलर सेल में क्या होता है कि ये हमारा सोलर सेल है, ये हमारी हीट रेडिएशन इस पर पड़ती है, ये रेडिएशन इस पर पड़ता है सन का, सोलर रेडिएशन। उसके बाद इससे PN जंक्शन हमारा बन रहता है डायोड, वहाँ से होल माइग्रेट करते हैं, एक करंट सेट हो जाती है। तो बेसिकली ये एक करंट सोर्स है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर वन कर्मान, अगर आपने FM पढ़ा होगा तो वन कर्मान का जो है यूज होता है बाउंड्री लेयर थ्योरी में, बाउंड्री लेयर में उसकी थिकनेस निकालने के लिए। तो वन कर्मान क्या होता है, टाउ नॉट बाई रो U स्क्वायर इक्वल टू d थीटा बाई dx। तो ये आपका वन कर्मान इक्वेशन है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं 35 में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन का है, जीरोथ लॉ टेम्परेचर मेजरमेंट का है, किरचॉफ लॉ आपका रेडिएशन में काम आता है। तो ये सारे गलत हो गए। आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 36 में, इसमें देखिए ये कह रहा है कि एक कपलान टर्बाइन क्या निकालना है, यूनिट पावर। तो यूनिट पावर का हमको फार्मूला पता है कि PU क्या होता है, P√H। तो P 640 दे रखा है, H दे रखा है 16, अंडर रूट लेंगे तो 640/4, तो ये 160 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है।
फिर आता है हीट इंजन सप्लाइड विथ 250 किलोवाट ऑफ हीट एट कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर 227 एंड हीट इजेक्टेड इज 27। तो सिंपल सा हम जानते हैं कि अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो एंट्रोपी जनरेटेड 0 होगा, तो हम 250 डिवाइडेड बाई, इसको केल्विन में चेंज करना होता है, ये 500 हो जाएगा, ये आपका Q डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे Q हमारा 150 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग। तो सेंसिबल कूलिंग में क्या होता है, आप अगर साइकोमेट्रिक चार्ट बनाते हैं तो ये आपका सेंसिबल कूलिंग है। इसमें आपका ओमेगा कांस्टेंट रहता है, तो ओमेगा का रिस्पॉन्ड टू PV होता है। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कांस्टेंट होगा। तो सिंपल ऑप्शन डी। हम ये देख सकते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज नहीं, वेट बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यहाँ इंक्रीज लिखा है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज नहीं, कांस्टेंट रहती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज करती है। तो सीधा ये डी ऑप्शन सही है। अब आते हैं ए ग्रे बॉडी इज 1 फॉर इच। तो इम्यूसिटी इक्वल्स रिफ्लेक्टिविटी, ये तो गलत है। इम्यूसिटी इक्वल्स टू एब्जॉर्बिविटी, ये किरचॉफ लॉ की वजह से होता है। इम्यूसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द इंटायर वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आते हैं इसमें ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विद रेडियल वेन्स एट आउटलेट हैज़ एन इम्पेलर ऑफ 100 mm आउटर डायमीटर। तो सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना है, इसमें नेट हेड डेवलप निकालना है। तो एन मैनो निकालते हैं। एन मैनो क्या होता है, GHM डिवाइडेड बाई VW2 U2। क्योंकि रेडियल है तो VW2 इजिकल टू U2 हो जाएगा। सिंपल सा अगर आप HM निकालेंगे यहाँ से तो एन मैनो इंटू U2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई G। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपका 20 मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर वेरीज नॉर्मली बिटवीन। तो रीहीट फैक्टर क्या होता है, जब आप टरबाइन में एक्सपेंशन कराते हैं तो एक ये है और एक हमारा ये वाला है, ये हमारा आइसेंट्रोपिक है और ये आपका एक्चुअल है। तो अब देखा जाए तो ये जो फैक्टर है यहाँ पे ये आपको लग रहा होगा कि रीहीट हो रहा है, इसी को कहते हैं रीहीट फैक्टर, कि ये अवेलेबल होता है नेक्स्ट स्टेज के लिए यूज करने के लिए। तो रीहीट फैक्टर में क्या है कि जो आपकी एनर्जी है यहाँ पे ये अगले स्टेज के लिए यूज करने के लिए अवेलेबल रहती है, लेकिन लास्ट में इसका लॉस हो जाता है। जब कंडेंसर में आपकी स्टीम चली जाती है तो ये लॉस, इस एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो इसी को कहते हैं रीहीट फैक्टर। इसकी वैल्यू 1.02 से 1.06 के बीच होती है, तो बी ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एम्फेसाइजेस द फैक्ट दैट एनर्जी ऑलवेज डिग्रेड्स। एडियाबेटिकली का कोई मतलब नहीं है, इरिवर्सिबली का कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी वाइज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि वो कांस्टेंट रहता है। तो सिर्फ क्वालिटी वाइज डिग्रेड होता है। आपने देखा है अवेलेबल एनर्जी कम हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 कह रहा है बेल कोलमन साइकिल, ये रेफ्रिजरेशन की साइकिल है, रेफ्रिजरेशन की साइकिल है। और ये अगर आप देखा जाए तो PV डायग्राम अगर इसका बनाएंगे हम लोग तो ये आपका रेफ्रिजरेशन का साइकिल है। तो ये रिवर्स जूल साइकिल है, ऑटो साइकिल है नहीं, कार्नोट साइकिल है नहीं, रैंकाइन साइकिल स्टीम पावर प्लांट में यूज होता है। तो ये बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। द इन आइसेंट्रोपिक फ्लो। तो आइसेंट्रोपिक फ्लो में आपका जो स्टैग्नेशन टेम्परेचर होता है और स्टैग्नेशन प्रेशर होता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक फ्लो एडियाबैटिक फ्लो होते हैं और फ्रिक्शनलेस होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एम्प्लॉय करती हैं कि आपका स्टैग्नेशन टेम्परेचर और स्टैग्नेशन प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। अ सोलर थर्मल वाटर पंप। तो सोलर थर्मल वाटर पंप क्या करता है कि रेडिएशन एनर्जी इस पर जनरेट होती है, इससे करंट जनरेट होती है, करंट से आपका मोटर घूमता है और इस पंप को ऑपरेट करता है। तो ये बेसिकली डी ऑप्शन है कि यूजेस सोलर थर्मल एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर टू ड्राइव द पंप। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पेट्रोल इज डिस्टिल्ड एट। तो पेट्रोल का डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं 65 से 220 डिग्री के बीच में। तो ऑप्शन सी सही है। द मेजर एनर्जी लॉस इन स्टीम पावर प्लांट टेक्स प्लेस इन। तो हमको पता है कि स्टीम पावर प्लांट में मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कंडेंसर में होता है, क्योंकि ये हीट रिजेक्ट करता है कूलिंग वाटर को। तो इसका 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो कह रहा है द एरिया अंडर द कर्व EB लैम्डा बाई T टू द पावर 5 इंटू लैम्डा T एट T इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू। तो सिंपल हम एरिया निकालते हैं, Y इंटू एक्स कर लेते हैं, EB लैम्डा
डिवाइडेड बाई टी टू दी 5 इंटू लेमडा टी। तो अगर देखा जाए तो टी टू दी पावर 4, तो इधर क्या बचा सिग्मा। अब ई बी लैम्डा ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई बी लैम्डा इज इक्वल टू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू टी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा। तुम सिंपल कह सकते हैं कि ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 49, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट। तो किसी भी एलिमेंट का फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट हम जीरो मानते हैं, रेफरेंस वैल्यू मानते हैं, तो वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ए हीट एक्सचेंजर ऑफ सरफेस एरिया ए एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू हैज टू फ्लूइड्स ऑफ हीट कैपेसिटी C1 एंड C2 सच दैट C1 इज ग्रेटर देन T2। तो आपका C2 क्या है, C मिनिमम है। अब हमने NTU का फार्मूला पढ़ रखा है कि UA डिवाइडेड बाई C मिनिमम, तो C मिनिमम आपका C2 है, तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस कर लिया है 26 से लेके 50 तक। इसमें कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि ओवरऑल लोगों के कितने सही आ रहे हैं। और अगले पार्ट के लिए आप इस चैनल को अगर एक लाइक कर देंगे इस वीडियो को, अगर मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा हाई रहेगा। अभी ये इस चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। अगर आप लोग मैकेनिकल की यूनिटी दिखाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर 100 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, 50 भी मिल जाते हैं, तो पार्ट 2 बनाएंगे। नहीं तो फिर क्या है कि अपने मन से जो टाइम मिलेगा तो करेंगे। लेकिन अगर 50 भी मिल जाते हैं तो भाइयों मेरा मोटिवेशन हाई हो जाएगा, और हम उसी दिन अगर मतलब कि कल की डेट में इसको जो है अगला पार्ट 2 ले आएंगे। फिर 50 और मिलेंगे तो पार्ट 3 लाएंगे, ऐसे ले आते रहेंगे। और मेन फोकस ये है कि ESE 2026 जो लोग तैयारी कर रहे हैं, भाई मेरे साथ लगे रहो। अगर आपका मैं प्री और मेंस इंटरव्यू में तो आपको खुद ही जाना है, प्री और मेंस ना निकलवा दूं तो आप इस यूट्यूब चैनल पे नीचे जो लिखना चाहो लिख देना, मैं पढ़ लूँगा और उसको रिप्लाई भी दे दूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप सबको अच्छी भविष्य की शुभकामना के साथ इस यूट्यूब लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कहीं भी लगे कि ये सलूशन गलत है तो कमेंट में बताइएगा।